प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में पृष्ठ तनाव चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। पृष्ठ तनाव होता क्या है? तनाव तो एक तरह का बल होता है, तो पृष्ठ तनाव क्या है? किसी पृष्ठ पे लगने वाला तनाव। देखिए, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव का पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, वो द्रव का गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तथा जो ऊपरी सिरा होता है द्रव का, वो किसकी तरह कार्य करता है? रबर की झिल्ली की तरह, मतलब स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। तो पृष्ठ तनाव को जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक द्रव का पृष्ठ लेते हैं, उस द्रव के पृष्ठ में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। कैसी रेखा खींचते हैं? काल्पनिक रेखा। ये काल्पनिक रेखा ए बी होगी, ये किसी भी दिशा में हो सकती है। इस काल्पनिक पृष्ठ पर हम बल को लगाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये बल लग रहा है। कैसे लग रहा है? दोनों तरफ। किसकी तरफ? दोनों तरफ। मतलब काल्पनिक रेखा के पृष्ठ के लंबवत दोनों ओर, ऊपर भी नीचे भी। ये बल F लग रहा है। इस काल्पनिक पृष्ठ की लंबाई कितनी है? L। इसकी लंबाई कितनी है? L है। तो ये बल क्या कहलाएगा? खिंचाव बल। ये इधर से बल इसको खींचेगा, इधर से बल इधर खींचेगा, तो ये किसकी तरह काम करेगी? एक रबर की झिल्ली की, तनी हुई रबर की झिल्ली की तरह कार्य करेगा। तो अब जो पृष्ठ तनाव जिसे हम T से प्रदर्शित करते हैं, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा क्या? पृष्ठ तनाव हो जाएगा खिंचाव बल। क्या हो जाएगा? खिंचाव बल, बल बटे काल्पनिक रेखा की लंबाई। तो T का मान क्या हो जाएगा? F/L। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है एमकेएस पद्धति में? न्यूटन प्रति मीटर। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? डाइन प्रति सेंटीमीटर। दो मात्रक है इसके, न्यूटन प्रति मीटर और डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो अब हम पृष्ठ तनाव को कैसे कह सकते हैं? पृष्ठ तनाव एक बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा। कैसी? द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। फिर सुनिए, पृष्ठ तनाव एक वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, विमेय सूत्र बल बटे लंबाई है। बल का विमेय सूत्र क्या होता है? ml T⁻², और लंबाई का विमेय सूत्र L होता है, तो ये हो गया m T⁻²। अब ये हमने पृष्ठ तनाव बता दिया कि एक प्रकार का बल है जिसके कारण कोई भी पृष्ठ, द्रव का पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इसका पृष्ठ जो होता है, द्रव का पृष्ठ जो होता है, वो किसकी तरह कार्य करता है? एक तनी हुई रबर की झिल्ली की तरह कार्य करता है। अब हम बात करेंगे अंतराण्विक बल की। ये अंतराण्विक बल क्या होते हैं? जैसे अंतराण्विक आ रहा है तो मतलब अणु आ रहे हैं। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई एकदम से नहीं, बहुत बड़े कणों से मिलकर बना है। सबकी संरचना की है छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़ा पदार्थ बनता है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? अंतरा आणविक बल की। अंतरा आणविक बल की। ये क्या होता है? हम जानते हैं कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलकर बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। किन्हें कहते हैं? अणु कहते हैं। ये छोटे छोटे अणु
मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हमेशा जुड़ी अवस्था में रहेंगे, या हम कभी कभी मुक्त अवस्था में भी रह सकते हैं। तो जब ये मुक्त अवस्था में होते हैं, ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल क्या लगाते हैं? क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। कोई भी पदार्थ छोटे से छोटे कणों के मिलकर बना है, इन छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं। ये अणु स्वतंत्र रह सकते हैं, ये अणु एक दूसरे पे बल लगाते हैं, और ये बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। ये अंतराण्विक बल जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है सहसंजक बल, जिसे कोरेंट फोर्स भी कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? कोरेंट फोर्स। और दूसरा क्या कहलाता है? आसंजक बल। आसंजक बल। देखिए, ये जो ससंजक बल है और जो आसंजक बल है, इनमें अंतर क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, या कार्य करने वाले बल, आकर्षण बल को, कौन से बल को? आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। तो जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य कर रहा है, तो ससंजक बल किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ पर निर्भर करेगा कि पदार्थ कैसा है। ठोसों के लिए ये वाला जो बल होता है, ससंजक बल, सबसे ज्यादा होता है। गैसों के लिए ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग होता है, पर ठोसों की तुलना में कम होता है। वो क्या कहते हैं? द्रवों में। और गैसों में ये क्षीण बल होता है, ये बहुत क्षीण बल होता है। इस कारण ठोसों की आकृति तथा आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रवों में आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। और गैसों में ये बहुत क्षीण होता है, इसलिए ना आयतन निश्चित होता है, ना ही आकृति निश्चित होती है। आसंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल क्या होते हैं? वैद्युत बल होते हैं, परंतु ये गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होते हैं। ये व्युत्क्रम जो नियम है, एफ, जो ये आपका बल का नियम है, इस पे कार्य नहीं करते। हमारे पास एक दूरी होती है, उसे अंतराण्विक दूरी कहते हैं। वो 10 की पावर -9 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की पावर -9 मीटर की। तो ये आणविक परास कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? आणविक परास। मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं अंग्रेजी में से। और अणु 10 की पावर -9 मीटर से दूरी पे है। 10 की पावर -9 मीटर से दूरी पे है, तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, कोई आकर्षण बल नहीं। अगर ये दूरी, अणुओं के बीच की दूरी 10 की पावर -9 मीटर से ज्यादा है, तो कोई आकर्षण बल नहीं होगा। जब ये दूरी 10 की पावर -9 मीटर से कम होगी, तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? लगेगा। तो जब दो अणु एक दूसरे से 10 की पावर -9 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है, क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, तो वो आणविक सक्रियता के कारण होता है। क्या करते हैं? आणविक सक्रियता के बाद, मतलब 10 की पावर -9 मीटर से ज्यादा दूरी है, तो कोई आकर्षण बल नहीं है। 10 की पावर -9 मीटर से दूरी कम है, आकर्षण बल है। तो 10 की पावर -9 मीटर दूरी पर जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, उसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल होता है, तो उसे आणविक परास कहलाती है। क्या कहलाती है? आणविक परास। इसको एक त्रिज्या 10 की पावर -9 मीटर की त्रिज्या लेकर, एक अगर मैं गोला खींचूं, क्या खींचूं? गोला खींचूं, तो गोले के बाहर आकर्षण बल नगण्य होगा, लेकिन गोले के अंदर आकर्षण बल क्या होगा? काफी अधिक होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये 10 की पावर -9 मीटर का गोला है, ये आणविक सक्रियता गोला कहलाएगा। आणविक परास गोला या आणविक सक्रियता गोला कहलाएगा। आणविक सक्रियता गोला कहलाएगा।
कोई दिक्कत बेटा? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि 10 की पावर -9 मीटर से ज्यादा दूरी है अणुओं के बीच में तो कोई आकर्षण बल नहीं है। 10 की पावर -9 मीटर से दूरी कम है, आकर्षण बल है। तो 10 की पावर -9 मीटर की त्रिज्या लेकर हम एक गोला खींचते हैं, यह आणविक सक्रियता का गोला कहलाता है। इस गोले से बाहर अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होता, इस अणु का किसी अणु से आकर्षण बल नहीं होगा, लेकिन इस गोले के भीतर कोई दूसरा अणु होगा उसमें आकर्षण बल होगा। अब हम सहसंजक बल के कुछ उदाहरण बताएंगे। हमने सहसंजक आसंजक बल बता दिया, ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करता है, ये भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में कार्य करता है। क्या उदाहरण है सहसंजक बल के? पानी की छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना लेते हैं, संपर्क में आने पर बड़ी बूंद बन जाती है, लेकिन संपर्क में लाना पड़ता है उन्हें। तो ये सहसंजक बल के कारण है। पारे की एक बूंद है, देख मैं आपको बता रहा हूं, पारे की एक बूंद है, बड़ी बूंद, उसको छोटी छोटी बूंदों में पहली बात तो तोड़ना मुश्किल है, और आपने तोड़ दिया तो धीरे 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 फिर वो पुनः इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? पारे के अणुओं के बीच में जो सहसंजक बल कार्य करता है वो सबसे अधिक बल होता है। ये बल क्या होता है? प्रबल बल होता है। पारे के अणुओं के बीच में जो सहसंजक बल कार्य करता है वो क्या होता है? सबसे प्रबल बल होता है। इसी कारण से क्या होता है? पारे की बूंद को तोड़ना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। तो हमें यह चीज ध्यान करनी है कि जबकि जल के अणुओं के बीच में सहसंजक बल कार्य कर रहा है वो उतना प्रबल नहीं है, लेकिन पारे के अणुओं के बीच में जो सहसंजक बल कार्य कर रहा है वो सबसे प्रबल बल है। अब आसंजक बल के उदाहरण कुछ बताते हैं। आसंजक बल के, मैं इस बोर्ड पे अगर लिख रहा हूं मार्कर से और मार्कर से लिखा जा रहा है, यह सब आसंजक बल के कारण है। अगर यह आसंजक बल ना होता ना तो मैं इस बोर्ड पे लिख ना पाता, मैं कॉपी पे नहीं लिख पाता। कॉपी में थोड़ा सा तेल डाल जाए या कुछ हो जाए आप लिख नहीं सकते। दो कागजों को जोड़ नहीं पाता फेविकोल से, उसमें दो कागजों को मैं फेविकोल से नहीं जोड़ पाता। तो ये इन्हें कहते हैं एडहेसिव। आपने कोई भी चीज जोड़ने वाली जो लोग है, क्या लकड़ी को जोड़ रही है, कागज को जोड़ रही है, फेविकोल ले रहे हो, उन सब पे एडहेसिव लिखा हुआ। एडहेसिव मतलब ये विपरीत दो चीजों को जोड़ देगी, विपरीत दो चीजों को क्या कर देगी? जोड़ देगी। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, उसमें सहसंजक बल भी आएगा, आसंजक बल भी आएगा। सहसंजक बल कैसे आएगा? देखो, अगर हम किसी कांच की थाली में, कांच की जो प्लेट होती है, कांच की प्लेट में पानी डाल दें और हटाएं पानी, तो कुछ पानी कांच की प्लेट पे चिपका रह जाता है, ध्यान देना। और उस पे अगर मैं मरकरी डालूं कांच की प्लेट पे तो मरकरी चिपकता नहीं है। देखिए, वो ही पदार्थ चिपकेंगे जिनके सहसंजक बल वीक होंगे। देखो, अब इसमें दो तरह के हो गए, पानी के अणुओं के बीच कार्य करने वाला सहसंजक बल, पानी तथा कांच के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आसंजक बल से कम होता है, इसलिए पानी चिपक जाता है। जबकि पारे के अणुओं के बीच कार्य करने वाला सहसंजक बल पारे और कांच के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आसंजक बल से बहुत प्रबल होता है, इसलिए कांच चिपकता नहीं है, कांच भिगोता नहीं है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको बताया। अब हम आणविक बलों के आधार पर हम क्या करेंगे? पदार्थ की क्या करेंगे? पिस तनाव की व्याख्या करेंगे। पदार्थ की नहीं, पिस तनाव की। आणविक बलों को, जो आणविक बलों को हमने अभी जाना है, उस आणविक बलों के आधार पर हम क्या करेंगे? पिस तनाव की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। देखो कैसे व्याख्या करते हैं। आपको पता चल गया ना कि जिनमें सहसंजक बल वीक होता है वो भिगोते हैं, और जिसमें सहसंजक बल वीक होता है, जिसमें सहसंजक बल स्ट्रांग होता है, जो पदार्थों के बीच में सहसंजक बल क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है, वो भिगोते नहीं है। इसलिए जल कांच की प्लेट को भिगो देता है, और जबकि पारा कांच की प्लेट को भिगोता नहीं है। पिस तनाव के आणविक बलों के आधार पर पिस तनाव की व्याख्या। आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर पिस तनाव की व्याख्या। इसे बहुत कि
ध्यान से समझना बेटा, अगर ज्यादा स्पीड तेज लगे तो वीडियो को 0.5x स्पीड पे कर लेना। कितने पे कर लेना? 0.5x स्पीड पे कर लेना। मैं एक द्रव किसी बर्तन में ले रहा हूं, ये द्रव का मुक्त पृष्ठ आ गया। ये कौन सा पृष्ठ आ गया? मुक्त सतह। मुक्त पृष्ठ कह लो, मुक्त सतह। इससे दूरी पर, मतलब आणविक परास पर एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, सतह लेते हैं, पृष्ठ लेते हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये AB हो गया, इसे ले लिया मैंने CD। ठीक, यहां जल भरा है, मैंने एक अणु जल के भीतर निचली सतह के पास लिया। अब ध्यान से समझना इसे, बिल्कुल देखो, मैं आणविक सक्रियता के गोले की बात करूंगा किसी भी अणु के पास। मैंने क्या लिया बेटे? इसकी नेमिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। हमने ABCD अणु ले रहे हैं ना, तो इसे PQRS कर देते हैं। हमने A अणु लिया है, ये A अणु है, तो इस पे जो बल कार्य करेंगे चारों तरफ समान दिशा में कार्य करेंगे। ये अणु की सक्रियता आ गई, इस पे चारों दिशाओं से बल कार्य करेंगे, इस पे परिणामी बल शून्य होगा। क्या होगा? परिणामी बल शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अणु A पूर्णता अंदर की परिणामी बल शून्य है, तो ये समान रूप से सभी दिशाओं से आकर्षित होने के कारण इस पे परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा अणु मैंने B लिया, इस पे भी लगभग सभी दिशाओं में, B अणु की मैं बात करूंगा, B अणु किस पे है? काल्पनिक सतह पे, काल्पनिक पृष्ठ पर है। इस पर भी परिणामी बल शून्य है, ये भी सभी दिशाओं से आकर्षित हो रहा है समान रूप से, तो इस पे परिणामी बल, B अणु पे परिणामी बल क्या हो गया? शून्य होगा B पे। अब C मैं यहां पे ले रहा हूं, C अणु पे जो बल कार्य करने लग रहा है, आप देख रहे हैं अधिकतर नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है। नीचे की ओर अणुओं की संख्या ज्यादा है, ऊपर की ओर अणुओं की संख्या कम है, इसलिए C भी क्या होता है? परिणामी बल नीचे की ओर लगता है। अब हम बात करेंगे D अणु की। ये D अणु की, D अणु का आधा भाग, अगर आणविक सक्रियता के गोले की बात करेंगे D में, आणविक सक्रियता के गोले में, तो आधा भाग ऊपर है, हवा में है, वायु में, आधा भाग नीचे की ओर है। पर जल के अणु क्या होते हैं? भारी होते हैं। जल के अणु क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो इसलिए अणु का जो D अणु का आधा भाग नीचे है, केवल नीचे की ओर अणु होने से परिणामी बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, वायु के अणु हल्के होते हैं। तो जल के अणु क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर कार्य करने लग रहे हैं। तो इस तरह द्रव की मुक्त सतह एक किसकी तरह काम कर रही है? तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य कर रही है। जो द्रव की मुक्त सतह है वो किसकी तरह कार्य कर रही है? एक झिल्ली की तरह कार्य कर रही है। सभी अणुओं पर परिणामी बल शून्य है, सभी अणुओं पर परिणामी बल शून्य है। तो किस किस पे? A, B और C। लेकिन इस पे अणुओं पे जो बल लग रहा है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, वो अणु बाहर तो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये किसकी तरह कार्य कर रही है? एक तनी हुई रबर की झिल्ली की तरह कार्य कर रही है। अगर हम इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने मानिए पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना था, अब पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, तो जब हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाएंगे तो ये अणु ऊपर की ओर जाएंगे, ये अणु क्या जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे, अणु ऊपर की ओर उठेंगे। अब जब अणु ऊपर की ओर उठेंगे, इन्हें ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे यहां पे जल के अणु हैं। जो जल के अणु, जब हम पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अणु ऊपर की ओर जाएंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दिया हमने, तो जितने भी यहां तो जल के अणु है, तो इस जल के अणु को ऊपर जाने के लिए ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसे ससंजक बल के विरुद्ध जब यह कार्य करेगा तो क्या होगा बेटा? जो कार्य करेगा वो ये कार्य अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा।
किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसलिए द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्रव के भीतर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। परंतु किसी निकाय की स्थायी साम्यावस्था के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। परंतु किसी निकाय की साम्यावस्था के लिए क्या होनी चाहिए? स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। तो द्रव का पृष्ठ न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखने के लिए अपने तल पर एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करने का प्रयास करता है। कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी? जब वो द्रव का पृष्ठ किसकी तरह कार्य करेगा? एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करेगा। यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है। और द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित इस अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। द्रव के पृष्ठ जब मैं अणु को ऊपर ले जाऊंगा तो एकांक क्षेत्रफल में संचित इस अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर हम द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। पहले मैं बताऊंगा आपके पास जब भी कोई पृष्ठ बनता है उसमें दो जो भी संरचना बनती है उसमें दो पृष्ठ होते हैं। या तो एक पृष्ठ होगा या दो पृष्ठ होंगे। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किए गए कार्य तथा पृष्ठ तनाव में संबंध द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किए गए कार्य तथा पृष्ठ तनाव में संबंध। मेरे पास ना एक यू आकृति की एक तार है। यू आकृति की तार है रखी, ठीक है, PQRS। इस पे एक तार है AB। इस संरचना को मैंने साबुन के घोल में डुबो दिया। क्या कर दिया? डुबो दिया। जब मैं इसे साबुन के घोल में डुबोऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? एक फिल्म बन जाएगी। साबुन की एक फिल्म बन जाएगी। इस साबुन की फिल्म में दो मुक्त पृष्ठ होंगे। अगर मैं पानी की बूंद की बात करूंगा उसमें एक मुक्त पृष्ठ होगा। मैं वायु के बुलबुले पानी के अंदर बात करूंगा उसमें एक मुक्त पृष्ठ होगा। लेकिन जो साबुन की फिल्म बन रही है इसमें कितने मुक्त पृष्ठ होंगे? दो मुक्त पृष्ठ होंगे। पृष्ठ तनाव के कारण ये जो साबुन की फिल्म बनी है ये क्या करने का प्रयास करेंगे? सिकुड़ने का प्रयास करेंगे। किसका प्रयास करेंगे? सिकुड़ने का प्रयास करेंगे। तो कितना बल लगेगा? T डैश। कितने पृष्ठ हैं? हमारे पास? दो। F डैश अपॉन 2L। सॉरी, T इज इक्वल टू F डैश अपॉन L, एक पृष्ठ के लिए। तो F डैश कितना हो गया? TL। मेरे पास कितने पृष्ठ है? कितने पृष्ठ है? दो पृष्ठ है। तो बल कितना हो जाएगा? 2F डैश 2TL। एक पृष्ठ के लिए जो पृष्ठ तनाव T किसके बराबर होगा? F डैश अपॉन L के बराबर होगा। तो F डैश हो गया TL। मेरे पास कितने पृष्ठ हैं? दो पृष्ठ हैं। तो कितना बल अंदर की ओर कार्य करने लग रहा है? F1 2F डैश 2TL। ये F1 जो बल कार्य कर रहा है इज इक्वल टू 2TL, ये अंदर की ओर कार्य कर रहा है। इसको उसी स्थिति में रखने के लिए मुझे एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा।
अगर मैं उसी स्थिति में रखना चाहता हूं, साम्यावस्था में रखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल नीचे की ओर लगाना पड़ेगा। किसकी ओर लगाना पड़ेगा, नीचे की ओर लगाना पड़ेगा। यह बाह्य बल किसके बराबर हो जाएगा, बाह्य बल F इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, F1 मतलब 2T। इस तार की लंबाई मैंने L ले रखी है, मैं इसे डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने जा रहा हूं। जब मैं इसे डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करूंगा तो कुछ कार्य करूंगा, है? तो डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में कितना कार्य करूंगा मैं इसे, W इजिकल टू F इंटू डेल्टा एक्स। F क्या हो गया, 2TL डेल्टा एक्स, T 2L इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां ध्यान देना, ये वाला जो पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा है L इंटू डेल्टा एक्स, एक पृष्ठ के लिए मेरे पास दो पृष्ठ है, मेरे पास दो पृष्ठ है, ठीक है। तो मेरे पास W इजिकल टू क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए, जहां डेल्टा ए क्या है, दो मुक्त पृष्ठों का बड़ा हुआ क्षेत्रफल है। तो ये कार्य के लिए सूत्र आ गया। तो T का मान मैं कैसे निकाल सकता हूं पृष्ठ तनाव, W अपॉन डेल्टा ए। एक समीकरण मेरे पास ये होगी। अब T का मात्रक क्या आ रहा है, यहां पे जो T का मात्रक आ रहा है वो कितना आ रहा है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर क्या हुआ, ऊर्जा का मात्रक हुआ ना। तो इसी तरह मैं अगर किसकी बात करूंगा, पृष्ठ ऊर्जा की बात करूंगा, तो पृष्ठ ऊर्जा क्या हो जाएगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किया कार्य बटे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी, मैंने बढ़ाने में कितना किया, T इंटू डेल्टा ए, और क्षेत्रफल में वृद्धि भी डेल्टा ए है। तो पृष्ठ ऊर्जा S किसके बराबर आ गई, T के बराबर आ गई। तो बेटा इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया, पानी की बूंद में एक मुक्त पृष्ठ होता है, वायु को बुलबुला अगर पानी के अंदर है उसमें एक मुक्त पृष्ठ है। लेकिन अगर मैं इस तार के स्ट्रक्चर को साबुन के घोल में डुबोऊंगा, या साबुन के घोल का जो बुलबुला बनता है उसमें दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। तो यहां पे हमने पहले देखा कि इस मुक्त पृष्ठ के कारण जो मुक्त पृष्ठ बना, ये पृष्ठ तनाव के कारण ये सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है, अंदर की ओर बल लगने लग रहा है, अंदर की ओर बल कितना लग रहा है, 2TL लग रहा है। अगर मैं इसी स्थिति में इसे मेंटेन करना चाहता हूं तो मुझे एक बाह्य बल लगा के रखना पड़ेगा F, जो F1 के बराबर होगा। अगर मैं इसे डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित कर रहा हूं तो डेल्टा एक्स दूरी को विस्थापित करने में कार्य कितना हो जाएगा, मेरे पास F इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। F का मान रखा 2TL डेल्टा एक्स, T 2L डेल्टा एक्स, W इजिकल T इंटू डेल्टा ए। T W अपॉन A के बराबर हो गया डेल्टा ए, इसका मतलब जूल प्रति मीटर स्क्वायर आया, आपका जूल प्रति मीटर स्क्वायर आया। ये न्यूटन प्रति मीटर के बराबर भी तो है। यही जूल प्रति मीटर स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं, न्यूटन प्रति मीटर के बराबर भी है। तो पृष्ठ ऊर्जा किसके बराबर होगी, पृष्ठ के क्षेत्रफल में बढ़ाने में किया गया कार्य, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ये पृष्ठ ऊर्जा किसके बराबर आ गई, पृष्ठ तनाव के बराबर आ गई। बेटा अब इकाई 7 में जो ये बहुत बड़ी इकाई है, इसमें अभी और भी अध्याय हैं, हम जल्दी से जल्दी इसकी वीडियो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी बन सके। तो बेटे अगर मेरे पढ़ाने का समझ में आना लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा प्रॉमिस है कि इसी तरह साधारण और सरल भाषा में आपको वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करता रहूंगा, और पूरा का पूरा संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद।